आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूं। मेरे हाथ में इस समय हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा का एक आदेश है। यह आदेश मेरे ही मामले में आया है। 2016 में पश्चिम बंगाल में एक जगह है धूलागढ़। धूलागढ़ में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। राज्य सरकार ने और वहां की स्टेट पुलिस ने पूरी कोशिश की इन दंगों को रोकने की। इसीलिए जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने वहाँ कई पत्रकारों से बात की, कई सीनियर जर्नलिस्ट से बात की। लेकिन आमतौर पर राज्यों में जो बड़े बड़े पत्रकार भी होते हैं वो सरकार को नाराज़ नहीं करना चाहते, इसलिए सभी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो कुछ ऐसा पता नहीं चला। इस बीच पुलिस ने उस पूरे इलाके को सील कर दिया था, यानी कोई बाहर का आदमी वहाँ जा नहीं सकता, मीडिया का भी कोई व्यक्ति वहाँ पर जा नहीं सकता। मेरे साथ मेरी एक कलीग थी, बहुत यंग और एनर्जेटिक रिपोर्टर थी, पूजा मेहता उनका नाम है। मैंने पूजा से कहा और पूजा इतनी सारी चुनौतियों का सामना करते हुए वहां पहुंच गई और उन्होंने पहली बार अंदर जो दंगे हो रहे थे धूलागढ़ में उसका वीडियो बनाया, रिपोर्टिंग की और पूरे देश ने पहली बार देखा कि धूलागढ़ में किस तरह की हिंसा हो रही है। और आप तो जानते हैं पश्चिम बंगाल में कैसी हिंसा होती है, सिर्फ एक पक्ष की बात होती है और दूसरे पक्ष की बात कभी नहीं होती। इसलिए हमने दूसरे पक्ष की बात की, वहां पर क्या अत्याचार हो रहे थे, कैसे लोगों को मारा जा रहा था, लोगों के मकान जल चुके थे, ये सब हमने दिखाया और ये सब राज्य सरकार को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद एक एफआईआर मेरे खिलाफ और पूजा के खिलाफ कर दी गई और एफआईआर जो हुई वो सेक्शन 153A के तहत हुई, जिसमें कहा जाता है कि आपने नफरत फैलाई है, आपने दो समुदायों के बीच झगड़ा कराने की कोशिश की है, उनके बीच नफरत फैलाई, एनिमिटी फैलाई और आपने दंगों को भड़काने की कोशिश की। 2016 में ये एफआईआर दर्ज हुई और अब 2023 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने हमें इसमें क्लीन चिट दी है और कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने इस आदेश में लिखा है कि इस पूरे मामले में एक भी सबूत प्रोसिक्यूशन अदालत के सामने नहीं ला पाया जिससे यह साबित होता हो कि हमने कहीं भी कोई ऐसी रिपोर्टिंग की है जिससे नफरत फैलती हो या फिर दो समुदायों के बीच आपसी रंजिश पैदा होती हो या दंगे फैलते हो। प्रोसिक्यूशन जो है इसमें लिखा है जज साहब ने कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो 51 दिनों के बाद भी सिर्फ दो लोगों को लेकर आया, दो लोगों के स्टेटमेंट लेकर आया और वो दो लोग भी उनके स्टेटमेंट एक जैसे थे, एक दूसरे के रेप्लिका थे, ऐसा इसमें लिखा है। और इसमें यह भी लिखा है none of those two witnesses could speak any single word intending to promote enmity between two different communities to attract the provision under section 153A। और आखिर में अदालत ने यह कह दिया कि prosecution could not produce any document showing intention to cause disorder or incite the people to violence। और ये कहा कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके तहत सेक्शन 153A लगाया जा सके, इसलिए उन्होंने इस एफआईआर को, इस पूरे मामले को रद्द कर दिया। आज मैं आपके सामने क्यों आया हूं? आपको यह बताने के लिए आया हूं कि सच की तो जीत हुई है, सब यही कहेंगे, मैं भी यही कह रहा हूं, इंसाफ जीत गया, सच की जीत हुई है। लेकिन इस केस ने मेरे जीवन के 7 साल ले लिए और यह सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक फैशन बन चुका है आजकल कि अगर कोई भी पत्रकार, कोई भी आवाज़ आपके खिलाफ आए जो किसी राज्य सरकार को सूट नहीं करती, किसी नेता को सूट नहीं करती, किसी उद्योगपति को सूट नहीं करती, उनके पास पूरी व्यवस्था है, बड़े बड़े तंत्र हैं, पैसा है, बड़ी बड़ी लीगल टीम्स हैं, वकील बैठे हुए हैं। एक पत्रकार कहाँ तक किसी अदालत में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और अगर ये सब करता रहेगा तो अपना काम कब करेगा, अपना घर कब चलाएगा, उसके करियर का क्या होगा। लेकिन ये सारे लोग आपके पीछे पड़ते हैं ताकि आप चुप हो जाएं, ताकि आपकी आवाज दब जाए, ताकि आपको डर लगने लगे। अगली बार जब आप ऐसी रिपोर्टिंग करें तो आप पिछली बार के सारे एफआईआर और जो सारे केसेस हैं वो आपको याद आ जाए। 7 साल इस केस ने ले लिए। 2012 में मेरे खिलाफ एक और ऐसा ही झूठा केस दायर किया गया था। उस केस को बंद होने में 11 वर्ष लगे। इसी प्रकार से 2012 में, अगर आपको याद हो, निर्भया रेप केस हुआ था, बहुत बड़ा केस था वो। निर्भया का जो दोस्त था, जो उस समय निर्भया के साथ था बस में, जो कि उस पूरे मामले का अकेला इकलौता चश्मदीद गवाह था, उसका मैंने इंटरव्यू किया था और उसने बहुत बड़े बड़े खुलासे उस इंटरव्यू में किए थे, जिसके बाद इंक्वायरियां बैठी और देश को पता चला कि उस दिन क्या हुआ था। ये काम करने पर भी
मेरे ऊपर दिल्ली जैसी जगह पर एफआईआर हो गई। उस एफआईआर को बंद होने में 6 साल लगे। इसी तरह की रिपोर्टिंग को लेकर केरल में एफआईआर हुई है, पश्चिम बंगाल में एफआईआर हुई है, हैदराबाद में एफआईआर हुई है, पंजाब में एफआईआर हुई है। आपको याद होगा जम्मू में कठुआ रेप केस हुआ था, उसमें मैंने लोगों को सच दिखाने की कोशिश की थी जो कोई नहीं दिखा रहा था उस समय। कठुआ में आप याद कीजिए, तब भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम मेरे पीछे पड़ा और उन्होंने लगातार बदनामी करने की कोशिश की, लगातार बताया कि मैं किसी एक पक्ष, एक धर्म की बात करता हूं। बड़ी बात आज ये है कि अगर आप सिर्फ एक पक्ष की बात करते रहें, जिसकी बात ज़्यादातर बात करना आजकल फैशनेबल है, अगर मैं धोलागढ़ में ये रिपोर्टिंग ना करता तो आज मेरे जीवन के 7 साल बच जाते, मुझे इतनी परेशानियां ना होती और मैं आराम से आज 2-4 पुरस्कार भी ले चुका होता और आराम से साउथ दिल्ली के किसी 20, 30, 40 करोड़ के घर में बैठकर आपके लिए वीडियो बना रहा होता और ये कह रहा होता कि मैं वाकई में सच्चा धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूँ और मैं एक लिबरल हूँ। और बहुत सारे लोग आज मेरी शायद तारीफ भी कर रहे होते जो आज मुझे दूसरी निगाहों से देखते हैं, जो आज मेरी ट्रोलिंग करते हैं। बड़ी बात यह है कि कोई भी जब दंगा होता है, सांप्रदायिक दंगा होता है, कोई भी बड़ा मुद्दा होता है जिसमें किसी एक पक्ष के साथ वर्षों से, दशकों से नाइंसाफी चली आ रही है, अगर आप उसकी बात करते हैं तो ये पूरा के पूरा एक इकोसिस्टम आपके पीछे पड़ जाता है। वो छवि आपकी खराब करता है, आपकी ट्रोलिंग करता है, आपको अपशब्द कहता है। अगर सरकारें होती हैं तो वो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देती हैं, आपके करियर को नीचे दबाने की कोशिश करती हैं। अगर उद्योगपति होते हैं तो वह अपने अलग तरीके से आपके साथ कानूनी दांव पेच खेलते हैं। जब मैं स्क्रीन पर आता हूं तो मुस्कुराता हुआ आपके सामने आता हूं और आपको लगता होगा कुछ लोग पसंद भी करते हैं, कुछ लोग नापसंद भी करते हैं, वो अलग बात है, मैं सबका सम्मान करता हूं। लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा संघर्ष होता है एक पत्रकार के लिए, और मेरे जैसे एक पत्रकार के लिए कितना संघर्ष है। मैंने आपको जितने भी मेरे केसेस बताए हैं, मैं चाहता, मेरे पास ये विकल्प था, ऑप्शन था कि मैं इसमें से कुछ ना करता। मैं चाहता तो ये रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकता था, कोई ज़रूरत नहीं थी। हम लोग ये सब क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हम समाज में, हमारी व्यवस्था में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे ठीक कर सके। इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमें ये कहने के लिए कहती है। इसलिए करते हैं कि हमारी अंतरात्मा अभी मरी नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि हमें इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए, हमें अपने विचार लोगों के सामने रखने चाहिए। इसलिए हम लोग लड़ते हैं। इसलिए इतने सारे वर्ष मेरे जैसे एक पत्रकार के 10, 15, 20, 25 साल कानूनी दाव पेचों में निकल जाते हैं। अलग अलग देश की अदालतों में पेश होने में निकल जाते हैं। पुलिस स्टेशंस में जाइए, अदालतों में जाइए, पेश होइए, फिर हाई कोर्ट में अपील कीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक जाइए। कितना समय बर्बाद होता है, कितना पैसा बर्बाद होता है, कितना दुख होता है, और आपका जो दिल टूटता है, जो आपको डराने की कोशिश होती है, उसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं आज आपके सामने क्यों आया हूं? आपसे क्या चाहता हूं? आपको बताना चाहता हूं कि एक पत्रकार के पीछे के संघर्ष की कहानी क्या होती है। दूसरा, ये चाहता हूं कि आप समाज में जो लोग हैं उन्हें जागरूक कीजिए। आज जो मैंने आपसे बात कही है, हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, आप अपने फेसबुक पर इस वीडियो को डालिए और लोगों को पता लगने दीजिए कि जब हम उनके प्रति, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, उस आवाज़ को उठाने की कितनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। आज ये मैंने देखा, अभी तो 2016 से 2023 में ये केस अब खत्म हुआ है, अब हमें क्लीन चिट मिला है। अभी तो और न जाने कितने केसेस हैं उसमें, अभी किसी में 2 साल लगेंगे, किसी में 5 साल लगेंगे, किसी में 10 साल लगेंगे। लेकिन आपको ये आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं, सबका नतीजा यही होगा, क्योंकि सारे केसेस झूठे हैं, सारे एफआईआर झूठे हैं, और वो सिर्फ इसलिए दायर की गई हैं सारी एफआईआर ताकि मेरी आवाज़ को रोका जा सके, दबाया जा सके। बस आपको ये अपने दिल की बात बताना चाहता था और अपना मन ये सब आपको बता के हल्का करना चाहता था। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।